नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक, WPL 2023 का शानदार समापन हुआ। आइए देखते हैं। पहली बार आयोजित हुए वुमेन प्रीमियर लीग WPL की विजेता टीम कौन सी बनी है। ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स या यूपी वॉरियर्स। तो आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस वुमेन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की विजेता टीम बन गई है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? मैग लैनिंग। अब यहाँ पे देखिए, ऑरेंज कैप किसे मिला? मैग लैनिंग को। ऑरेंज कैप किसे मिलता है? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को। पर्पल कैप किसे मिला? हेले मैथ्यूज़। हेले मैथ्यूज़, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे, मोस्ट विकेट्स। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी इन्हें ही मिला है, हेले मैथ्यूज़ को। हेले मैथ्यूज़ को। तो मैग लैनिंग जो है ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेयर हुई। और हेले मैथ्यूज़ ये मुंबई इंडियंस की प्लेयर हुई, मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वैसे। जैसे वुमेन प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण था, पहली बार ये आयोजित हुआ, तो ये तो याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। किसे हरा करके? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? मैग लैनिंग। ऑरेंज कैप किसे मिला? मैग लैनिंग को, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए। पर्पल कैप किसे मिला? हेले मैथ्यूज़ को, सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हेले मैथ्यूज़। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब एक बार WPL 2023 वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की जानकारी ले लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था, तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कब से कब तक हुआ? 4 मार्च से 26 मार्च। यहाँ हम लोगों को डेट याद रखनी है। 4 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित हुआ। पहला मैच जो था वो गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। कहाँ हुआ? DY पाटिल स्टेडियम में। अब उसके बाद फाइनल मैच कब हुआ? फाइनल मैच किनके बीच हुआ? दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ, ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। ठीक है। तो देखिए, इस लीग में कुल 5 टीम ने हिस्सा लिया था। कौन कौन सी थी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स। ये 5 टीम थी, जिसमें से जो सबसे पहला मैच हुआ 4 मार्च को, वो किसके किसके बीच था? गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम में। और फाइनल मैच जो हुआ वो हुआ दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ। दोनों जो हैं वो मुंबई में ही हैं, मतलब स्टेडियम की बात हो रही है, दोनों स्टेडियम मुंबई में ही हैं। और अधिकतर मैच जो हैं, मतलब सभी मैच मुंबई में ही हुए हैं। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा WPL 2023। अब बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार आयोजित हुआ है, तो हम लोगों को याद रखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। अब देखिए, यहाँ पे बैक टू बैक दूसरा ये खेल का प्रश्न आ गया। मैंने इसलिए इसको लिया है क्योंकि इसका भी समापन जो है वो 26 मार्च को, मतलब कल के दिन हुआ है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन भी 26 मार्च को समापन हुआ था उसका मतलब खेल का, और इस खेल का भी 26 मार्च को समापन हुआ है। इसीलिए दोनों को मैंने एक साथ ले लिया था। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, ये हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं इस्तांबुल, नई दिल्ली, कुआलालंपुर, ओस्लो। तो आंसर है नई दिल्ली। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो इस्तांबुल किसकी राजधानी है? टर्की की। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। चलिए देखते हैं। नई दिल्ली में IBA पहले देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये है IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो देखिए, नई दिल्ली में IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन, ये डेट भी याद रखनी है, 15 से लेकर के 26 मार्च तक हुआ।
दिल्ली के मतलब वेन्यू क्या था, स्थान कहाँ था, दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में हुआ। और अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में हुआ। इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स के KD जाधव इंडोर हॉल के अंदर हुआ। ठीक है, यह इस चैम्पियनशिप का 13वां संस्करण था। जैसे हम लोगों ने देखा वुमेन प्रीमियर लीग पहला संस्करण था, पहली बार हुआ, तो ये वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 13वां संस्करण था, ये 13वीं बार हो रहा था। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 74 से अधिक देशों के 350 से अधिक मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। 74 से अधिक देशों के 350 से अधिक मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। भारत से कुल 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से अधिकतर खिलाड़ी हरियाणा से थे, हरियाणा के भी भिवानी ज़िले से। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर 12 खिलाड़ी हैं तो 12 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी हरियाणा के हैं और 8 खिलाड़ियों में से भी 5 खिलाड़ी भिवानी से थे। तो वो तो एक बात हुई। और IBA का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहाँ हुआ ये, नई दिल्ली में हुआ। IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसलिए हम लोग को याद रखना है। कब से कब तक हुआ, 15 मार्च से 26 मार्च। कहाँ हुआ, KD जाधव इंडोर हॉल में हुआ। कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। और बाकी भारत से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत की ओर से 4 बेटियों ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ा दिया, इतिहास रच दिया उन्होंने। कौन कौन है वो भारत की 4 बेटियां या 4 शेरनियां कौन कौन हैं, तो पहली हैं नीतू घनघास, ये है हरियाणा से और इनकी कैटेगरी क्या है, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम में खेलती हैं। इन्होंने किसे हराया, लुत्से खान को, जो मंगोलिया की थी इन्होंने उसे हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर आती हैं स्वीटी बूरा, ये खेलती है हरियाणा के लिए। इन्होंने 81 किलोग्राम कैटेगरी में खेला और हराया किसे, वांग लीना, जो चीन की हैं, वांग लीना। बात करें अगर निकहत ज़रीन की, तो निकहत ज़रीन लास्ट ईयर भी वर्ल्ड चैम्पियन रही थी, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था और इस बार भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये खेलती हैं 50 किलोग्राम में और तेलंगाना से खेलती हैं। इन्होंने किसे हराया, नगेन डी थाम को, जो कि वियतनाम से थी, नगेन डी थाम। अब बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, तो ये खेलती हैं असम के लिए और 75 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं। और इन्होंने किसे हराया, कैटलीन पार्कर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, कैटलीन पार्कर। तो ये चारों नाम हम लोग को याद रखने हैं। भले ही देखिए किसे हराया, ये चीज़ अगर हम लोग एक बार नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये चारों नाम कैटेगरी किस कैटेगरी से और कहाँ से ये लोग खेलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। नीतू घनघास 48 किलोग्राम कैटेगरी इनकी, हरियाणा से खेलती हैं। स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है, हरियाणा से खेलती हैं। निकहत ज़रीन 50 किलोग्राम कैटेगरी है, तेलंगाना से खेलती हैं। लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम कैटेगरी है, असम से खेलती हैं ये। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है, इसके ये चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, इसमें कौन है जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके, तो 2 लोग हैं। एक तो हैं MC मैरी कॉम और एक्टर फरहान अख्तर, ये दोनों जो हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर रहे इस बार के। चलिए ठीक है, तो कौन कौन है यहाँ पे ये है नीतू घनघास, ये है स्वीटी बूरा, निकहत ज़रीन और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। ये हरियाणा से हैं, ये हरियाणा से हैं, ये तेलंगाना से हैं, ये असम से हैं। चलिए देखते हैं आगे। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आइए देखते हैं। NDB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्शन हैं KV कामत, डिल्मा रूसोफ, अशोक लवासा, मार्कोस ट्राइजो। तो आंसर है डिल्मा रूसोफ। देखिए KV कामत ये जो हैं ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे। अगर बात की जाए मार्कोस ट्राइजो की, तो डिल्मा रूसोफ ने मार्कोस ट्राइजो का ही स्थान लिया है। और अशोक लवासा जो हैं ये
एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं? ठीक है, देखते हैं। डिल्मा रूसोफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नए अध्यक्ष बन गई है। उन्होंने मार्कोस ट्राइजो का स्थान लिया है। मतलब डिल्मा रूसोफ से पहले मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे। और डिल्मा रूसोफ ब्राज़ील की लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुकी हैं। बात की जाए अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। किसकी संकल्पना पर? जिम ओ'नील, एक व्यक्ति थे जिम ओ'नील, उनकी संकल्पना थी। तो 2001 में सबसे पहले स्थापना हुई BRIC के नाम से। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश थे। पहली बैठक हुई थी सन 2009 में, जो कि रूस में हुई थी। फिर सन 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड होता है, तब फिर ये ब्रिक्स बन जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चीन में। अगर बात की जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में। अब इसके अध्यक्ष कौन बनी है? डिल्मा रूसोफ। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय मानवता पदक। चलिए देखते हैं ये क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को राष्ट्रीय मानवता पदक, नेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडल प्रदान किया गया? ऑप्शन है मिंडी कलिंग, प्रियंका चोपड़ा, मेलिनी चंद्रा, पद्मा लक्ष्मी। तो आंसर है मिंडी कलिंग। ये है मिंडी कलिंग। और बाकी अगर बात की जाए एक ऑप्शन यहाँ पे और पद्मा लक्ष्मी की, तो पद्मा लक्ष्मी भी एक, अगर अमेरिका के लिए बात की जाए, भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस, तो वो भी वहाँ पे एक एक्टर हैं, मतलब एक्ट्रेस हैं। और बाकी अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो पद्मा लक्ष्मी कौन है? जो अभी मतलब करंट अफेयर्स में कैसे उनका नाम रहा था कुछ समय पहले, केरल के बार एसोसिएशन की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर रही हैं वो। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर वकील रह चुकी हैं वो। अब देखिए, मिंडी कलिंग को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय मानवता पदक, नेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडल प्रदान किया गया। इनका पूरा नाम क्या है? वेरा मिंडी चोकलिंगम। वेरा मिंडी चोकलिंगम का प्रोफेशनल नेम मिंडी कलिंग है। अब ये मेडल किन लोगों को दिया जाता है, किन लोगों को प्रदान किया जाता है? तो यह उन व्यक्तियों या समूहों का सम्मान करता है जिनके काम ने मानव जाति का भला किया हो। ये इतिहास, साहित्य, भाषाओं, दर्शन और अन्य किसी भी मानविकी विषयों पर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय मानवता पदक किसे प्रदान किया गया? मिंडी कलिंग को, मिंडी कलिंग। चलिए अगला टॉपिक है महिला सशक्तिकरण DGCA रिपोर्ट। चलिए देखते हैं क्या है। हाल ही में DGCA की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिनलैंड। तो आंसर है भारत। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि सीधा सीधा ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। चलिए डिटेल देखते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA एक फुल फॉर्म है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं। 15% पायलट महिलाएं हैं, जो ग्लोबल एवरेज 5% का 3 गुना है। DGCA भारत की एयरलाइन रेगुलेटरी संस्था है, मतलब एयरलाइन को नियंत्रित करने वाली संस्था है DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसने देश में पायलटों की संख्या पर नए आंकड़े जारी किए हैं। वर्तमान में भारत में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए पायलट प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। और यही इसकी खास बात है, कोई विशेष कार्यक्रम अभी नहीं चलाया जा रहा है, उसके बाद भी ये संख्या इतनी पहुंच गई है। 15% पायलट महिलाएं हो गई हैं। और दुनिया के किसी भी देश में, मतलब सबसे ज़्यादा पायलट महिलाएं कहाँ पे हैं? महिलाएं जो पायलट हैं वो हमारे देश भारत में हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट जो हैं वो भारत देश में हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है? तमिलनाडु का नया अभयारण्य कौन सा है? हाल ही में तंथै, ये नाम है तंथै ये नाम है। इसको किस राज्य का नया अभयारण्य घोषित किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, झारखंड। तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई है। यह अभयारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य होगा
18वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा तमिलनाडु का। यह अभ्यारण्य इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। ये डाटा हम लोग को याद नहीं रखना है। राज्य के इरोड जिले में स्थित यह अधोसूचित क्षेत्र बाघों, तेंदुओं, हाथियों, ग्वारों, जंगली सुअरों और हिरणों का घर है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तमिलनाडु का कौन सा अभ्यारण्य है? तंथै तंथै पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। और तमिलनाडु के कौन से क्रम का अभ्यारण्य हो गया ये? 18वें क्रम का। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। और कहाँ पे है? तो इरोड जिले में है। ये और हम लोग याद रख लेते हैं, इरोड जिले में है। बाकी और कुछ याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। राज्यपाल हैं R.N. रवि। यहाँ कौन सा पर्व मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल पर्व मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। देखिए, पोंगल है तमिलनाडु में, अगर अट्टुकल पोंगल कहा जाता है तो वो है केरल में। ये दोनों में डिफरेंस हम लोग को याद रखना है। अच्छा, वैसे एक बात और कहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए। करंट अफेयर्स के अलग से नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर नोट्स बनाते जाएँ हम लोग करंट अफेयर्स के ना, तो एक बहुत ही अच्छी हैबिट पड़ती है और करंट अफेयर्स हमेशा हम लोग के दिमाग में रहते हैं। मेरा करंट अफेयर्स आज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग है, तो उसका वही रीज़न है, मैं खुद उसके नोट्स बनाता हूँ। आप भी प्लीज़ नोट्स बनाया कीजिए, और जब भी करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोग देखते हैं तो नोट डाउन करते जाया कीजिए, एक सही आदत पड़ी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक, उत्तर कोरिया अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट। तो देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम ड्रोन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो ये तो आंसर हो गया उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंडर वाटर परमाणु सक्षम ड्रोन का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने हेल या हाइल का परीक्षण किया। ये जो अंडर वाटर परमाणु सक्षम ड्रोन है, परमाणु सक्षम ड्रोन जो है, इसका नाम हाइल है या हेल है। इसका परीक्षण किया, जो एक नई परमाणु सक्षम अंडर वाटर अटैक ड्रोन प्रणाली है जो रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करके विस्फोट कर सकती है। यह परमाणु पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन को किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है, या फिर ऑपरेशन के लिए सतह के जहाज़ से खींचा जा सकता है। तो इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है, इस परमाणु सक्षम ड्रोन के लिए, कि इसने, जहां उत्तर कोरिया ने इसे टेस्ट किया था, वहां पर लगभग 59 घंटे 59 आवर्स 59 घंटे ये पानी के भीतर ही रही, और फिर उसके बाद पानी के भीतर मतलब एक तरीके से ये राउंड मारती रही। उसके बाद जहाँ इसे टारगेट सेट किया गया था वहाँ जाके इसने हिट कर दिया, तो विस्फोट हो गया था। तो ये एक तरीके से इतनी खतरनाक है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। राजधानी है प्योंगयांग और राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। एक्चुअल में इनको हम लोग कह सकते हैं पागल सुल्तान, है ना। इनको हम लोग पागल सुल्तान कह सकते हैं। ये एकदम ही मस्त मौले आदमी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे अमेरिका बोले चाहे चाइना बोले, ये अपने हिसाब से टेस्ट करते आ रहे हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। तो देखिए इनको किसी प्रोटोकॉल की कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो ये नॉर्थ कोरिया का मैप यहाँ से यहाँ तक है। ये नॉर्थ कोरिया यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर ऊपर तो इसकी चीन से सीमा लगी है। अब यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये है दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है, विभाजन रेखा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 38 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है? मोतियों का सबसे पुराना शहर। देखते हैं ये क्या है। कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा सिनिया द्वीप, सिनिया आइलैंड किस देश में स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, कतर या संयुक्त अरब अमीरात। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में चर्चा में रहा सिनिया द्वीप संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यहाँ पर मोतियों का सबसे पुराना शहर खोजा गया है, मतलब कि उत्खनन करवाया गया, और जैसे कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता इन सब का खोज हुआ था, बस सेम वैसे ही वहाँ पर भी ये चीज़ खोजी गई है। पुरातत्वविदों ने संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी शेख डोम में एक द्वीप पर फारस की खाड़ी का सबसे पुराना मोती शहर खोजा है। यह शहर पूर्व इस्लामिक दौर और 6ठी सदी में था, मतलब ये इतना पुराना था। और ये कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी शेख डोम में एक द्वीप पर। अब ये द्वीप कौन सा है? यही है सिनिया आइलैंड, सिनिया द्वीप है।
इस पर फारस की खाड़ी का सबसे पुराना मोती का शहर खोजा है, ओल्डेस्ट पर्ल सिटी। तो ये कौन सा है? सिनिया द्वीप पर है। सिनिया द्वीप कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, मोती का सबसे पुराना शहर सिनिया द्वीप, संयुक्त अरब अमीरात। अगला टॉपिक है हॉकी इंडिया को मिला पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं किस पुरस्कार की बात की जा रही है। हाल ही में एशियाई महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है भारत, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो आंसर है भारत। एशियाई हॉकी फेडरेशन या एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार प्रदान किया है। और देखिए नाम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार मतलब कि जिसने सबसे अच्छा आयोजन किया हो उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो वही चीज़ है, अब देखते हैं आगे। हाल ही में भारतीय हॉकी महासंघ को, इंडियन हॉकी फेडरेशन को एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए आगे डिटेल कैसे लिखा हुआ है। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के मेज़बान राष्ट्र के रूप में उनके सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, बट यही लिखा हुआ है कि अभी 2023 में जब पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप जब हुआ, पुरुष विश्व कप 2023 में कहाँ हुआ? वो ओडिशा के भुवनेश्वर में, राउरकेला में। तब मतलब इतने बढ़िया तरीके से मैनेज करके उसको कराया गया था, इतने सुव्यवस्थित तरीके से उसको आयोजन करवाया गया, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इसी के लिए एशियाई हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार प्रदान किया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की। तो वो कौन है? तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दिलीप तिर्की। ये दोनों हम लोग को याद रखना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच कोंकण अभ्यास संपन्न हुआ है? भारत और ब्रिटेन। वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया? बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा अरुधरा क्या है? मध्यम शक्ति रडार है। किस मंत्रालय ने DG क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश कौन सा बना है? मिस्र। और अंतिम चर्चा हमने इस बात पे की थी कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो वो किस अधिनियम के तहत हुई थी और किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो वो था अनुच्छेद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और अनुच्छेद 102। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।